आप देख रहे हैं हल्ला बोल, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सरकार की ओर से किसानों को मनाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। आंदोलन के 30वें दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला, 6 राज्यों के किसानों से बातचीत की और आंदोलनकारियों को भी भरोसा दिलाया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की बात खुले मन से सुनने के लिए तैयार है। तो सवाल यह है कि क्या अब मान जाएंगे किसान? क्या बीच का रास्ता निकल पाएगा? क्या किसानों की ओर से कल जो बड़ी बैठक आयोजित की गई है उसमें कुछ ऐसा फॉर्मूला सामने आएगा जिसके जरिए जो आंदोलन बीते 30 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर जारी है वो अब खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ेगा? इसी पर हल्ला बोल में हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। आज नए कृषि सुधारों के बारे में असंख्य झूठ फैलाए जा रहे हैं। कुछ लोग किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं। किसानों को मनाने की सरकार की कोशिश जारी है। जब भी वक्त मिलता है प्रधानमंत्री खुद खेती कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोले आंदोलनकारियों को भरोसा दिलाते हैं। हर कसौटी पर हमारे ये निर्णय कसे जा सकते हैं। उसमें कोई कमी है तो उसको इंगित करना चाहिए, लोकतंत्र है। हमें सब प्रकार का भगवान ने ज्ञान दिया ऐसा दावा हमारा नहीं है। प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के किसानों से नए कानून पर उनकी राय मांगी और उनके साथ संवाद किया। साथ ही आंदोलनकारी किसानों को हर एक मुद्दे पर भरोसा दिलाने की कोशिश की। हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया। पहले कुछ ही फसलों पर एमएसपी मिलती थी, हमने उनकी भी संख्या बढ़ाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों के विरोध को लेकर विपक्ष को भी निशाने पर लिया। कई दल ऐसे भी हैं जो इन्हीं कृषि सुधारकारों के पक्ष में रहे हैं। उनके लिखित बयान भी हमने देखे हैं। वो आज अपनी कही बात से ही मुकर गए हैं, उनकी भाषा बदल गई है। हमला हुआ तो विपक्ष ने भी सवाल पूछे। आप कच्छ चले जाते हो, आप मध्य प्रदेश किसानों से बात कर सकते हो, लेकिन यहाँ से 22 किलोमीटर दूर में जहाँ खुले आसमान की तले महीनों भर 30 जान गंवाने का बाद भी किसान बैठे हैं, आप उनके साथ बात करके उनका जो समस्याएं है, उनका जो मांग है वो पूरी करने में क्या दिक्कत है आपको? प्रधानमंत्री के किसान संवाद के वक्त मंत्रिमंडल के सदस्य और बीजेपी के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों के साथ मौजूद थे। पीएम के संबोधन के बाद सबने मिलकर भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री कभी भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो किसानों के हक में ना हो। बहनों भाइयों, ये कल्पना कभी की जा सकती है कि हमारा प्रधानमंत्री कोई भी ऐसा कदम उठाएगा जो कि किसानों के हितों के विरुद्ध होगा, किसानों के हितों पर चोट पहुंचाने वाला होगा। लगभग 40 करोड़ के आसपास का पैसा हमारे अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा किसानों को हमने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से प्राप्त होते देखा। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन के 1 महीने पूरे हुए। सरकार लगातार उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आंदोलनकारी तीनों कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े। सभी जथेबंदियों को बुला के उसके बीच में बैठ के टेबल में बात जैसे चलती है, पहले कानून रद्द करे, फिर उसका विश्वास दिलाए कि मैं कानून रद्द कर दिए, फिर संघर्ष खत्म होगा। उतनी देर संघर्ष खत्म नहीं होगा। 14 महीने में भी पेमेंट नहीं मिल रहा करने का। कानून की बात करते हो, कानून ताक में रखे रह जाते हैं। किसान सड़कों पे परेशान है। कृषि मंत्री ने 5 दिनों के भीतर 2 चिट्ठियां भेजी, लेकिन किसान आंदोलन पर अड़े हैं। हर समय किसानों के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। समाधान के लिए हम खुला मन लेकर के चल रहे हैं। अब तो प्रधानमंत्री ने भी भरोसा दिलाया है। तो क्या प्रधानमंत्री की बात मानेंगे किसान? क्या बातचीत की टेबल पर फिर आएंगे किसान? आज तक ब्यूरो। 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए की धनराशि आज
दी गई है किसानों की बेहतरी के लिए ताकि उनके जनजीवन में सुधार आ सके। लेकिन लगातार विपक्ष इस पूरे मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से आज 30वें दिन भी किसान आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पर, खासतौर से पंजाब हरियाणा के किसानों का लगातार जारी है। इसी पर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे कार्यक्रम का हिस्सा हो चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। अभय दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ ही देर में ओपी धनखड़ साहब, जो कि अध्यक्ष हैं हरियाणा बीजेपी के, पूर्व कृषि मंत्री भी वो वहां के रह चुके हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। टीवी स्क्रीन पर आपको जेडीयू के नेता अजय आलोक दिखाई दे रहे हैं। सचिव भारतीय किसान संघ की मोहिनी मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं, और इसके अलावा आपको बताते चले रमनदीप सिंह, जो कि किसान नेता है, वो भी मौजूद हैं, और जयंतो घोषाल, टीएमसी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन अभय दुबे जी, सीधे शुरुआत आपसे ही करते हुए, फ्रंट फुट पर सरकार नरेंद्र मोदी ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है और सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए विपक्ष पर यह कहा कि दरअसल फोटो खिंचवाने की अपॉर्चुनिटी के तहत नेता पहुंचते हैं किसानों के बीच, उनका वास्तव में यह लक्ष्य कतई नहीं है ताकि वो किसानों की बेहतरी कर सके, उनके बारे में सोच सके। क्या है जवाब इस पर आपका? चित्रा जी, आज अटल जी की दो पंक्तियां जवाब के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समर्पित करना चाहता हूं। अटल जी अगर आज होते तो इन पंक्तियों को प्रयुक्त करते। सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से, प्राण प्रण से करेंगे प्रतिकार, समर्पण की मांग अस्वीकार, दाव पर सब कुछ लगा है तो रुक नहीं सकते। प्रधानमंत्री जी, हम टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। हम जानते हैं प्रधानमंत्री जी, जब अन्याय गहरा हो तो सफाई ज्यादा देनी पड़ती है और लड़ाई लंबी चलती है। आज आपने किसान सम्मान निधि हस्तांतरित करने की बात की प्रधानमंत्री जी, उसका सच जान लीजिए। एक छोटी सी बानगी आपकी योजनाओं की, 15 करोड़ 78 लाख हेक्टेयर में किसान खेती करता है हिंदुस्तान में। बीते 6 सालों में आपने 25 रुपए डीजल पर बढ़ाकर, कीटनाशक से कृषि यंत्रों से लेकर ट्रैक्टर पर 5 से 18% जीएसटी लगाकर, पोटाश से लेकर यूरिया की बैग में 5 केजी की कमी करके जो खाद का मूल्य बढ़ा दिया, 15,000 रुपए प्रति हेक्टेयर आपने इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी, और 2,36,000 करोड़ रुपए किसानों की जेब से एक साल में निकाल लिए। और यह स्वांग रचा जा रहा है कि हम 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आज आपने केरला का उदाहरण दिया कि केरला के लिए क्यों नहीं बोलते, क्योंकि वहां एपीएमसी एक्ट नहीं। आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी, केरला में कॉफी की खेती होती, केरला में नारियल की खेती होती, केरला में रबर की होती, चाय की होती। प्रधानमंत्री जी, आपने बिहार का उदाहरण नहीं दिया, जो बिहार बर्बाद हो गया 2006 से एपीएमसी एक्ट एबॉलिश करके। प्रधानमंत्री जी, उसका जिक्र नहीं किया। क्या हालत है वहां पर? 61 लाख मैट्रिक टन गेहूं पैदा हुआ, 5,000 मैट्रिक टन सिर्फ खरीदा। 1,002 किसान से 65 लाख किसान है प्रधानमंत्री जी वहां। मक्के का तो एक दाना भी आपने नहीं खरीदा। मक्का का किसान हाईकोर्ट जाने के लिए बात हुआ प्रधानमंत्री जी। अभय दुबे जी, इन बातों के साथ आप किसानों को यह भी समझाइए कि एमएसपी को अगर कानून के दायरे में लाया जाएगा तो एकल फसल को बढ़ावा मिलेगा। और जिस केरल का उदाहरण आप दे रहे हैं कि वहां पर अलग अलग तरह की फसल उगाई जाती है, उसका पूरा पैसा भी किसानों को मिलता है। इसी वजह से तो एमएसपी को कानून के दायरे में नहीं लाया जा रहा है, क्योंकि किसान उसके बाद सिर्फ गेहूं और चावल तक ही सीमित रह जाएंगे। देखिए चित्रा जी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब नहीं जानते थे। उपभोक्ता मामलों की समिति में तो उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर कोई जमाखोरी करे तो सीआरपीसी में उसको नॉन अवेलेबल ऑफेंस बनाई। और ये जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन किया, सेक्शन 2(1) में 1A ऐड कर दिया प्रधानमंत्री जी आपने। असीमित मात्रा में पूंजीपतियों को संग्रहण की अनुमति दे दी। आपने लिख दिया कि अगर फल सब्जियों के 100% तक दाम नहीं बढ़े, जब तक कोई भी संग्रहित करके रख ले, अनाज में 50% तक दाम नहीं बढ़े। और आपने एक क्लॉज और ऐड कर दिया कि जो फूड प्रोसेसिंग वाले हैं, जो वैल्यू एड करने वाले लोग हैं, उनको तो असीमित मात्रा में उन्हें फूड प्रोसेसिंग यूनिट। कौन सा फूड पार्क है अहमदाबाद में? अडानी साहब का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फूड पार्क है। रिलायंस का देहरादून में। मैं आरोप नहीं लगा रहा, अगर उनको छूट देते हैं तो किसान का समर्थन मूल्य अनिवार्य कर दीजिए ना प्रधानमंत्री जी। आपके समय में अनिवार्य था? कोई तथ्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में सबसे ज्यादा समय तक राज किया है। क्या आपके समय में अनिवार्य था? वो हिस्सा था, कानून था, जिसको प्रधानमंत्री जी ने आके हटा दिया है? अभय दुबे जी, प्रधानमंत्री जी, आप जानते हैं भली भांति कांग्रेस के समय हमने कैप लगा कर रखी थी होर्डर्स के खिलाफ, जो कैप आपने हटाई। और 2015-16 में 2,30,000 करोड़ रुपए के दाल का घोटाला हुआ। और चित्रा जी, ये आरोप मैं नहीं अभय जी, मैं ये पूछ रही हूँ, एमएसपी क्या कानून के दायरे में था जिसको बीजेपी की सरकार ने हटा दिया है? मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, क्या कांग्रेस पार्टी ने ये व्यवस्था करके रखी थी देश के किसानों के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ये
इसका जवाब देश के लोगों को सुनना चाहिए। ये अनिवार्य क्यों आज मांग क्यों कर रहा है किसान, जानती हैं आप? वो कह रहा है कि जब आप व्यापारियों को असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दे रहे हैं तो आपका लागत और मूल्य आयोग खुद ही ये आरोप लगा रहा है कि व्यापारी यही करता है कि वो संग्रहित करके रखता है और जब फसल किसानों की बाजार में आती तो दाम तोड़ने के लिए उतार देता है। और ये मोदी सरकार ने भी किया है। बहुत गंभीर आरोप है मेरा। ये सीएसीपी ने आरोप मोदी जी पर लगाया कि आपने दाल खरीदी और ऐसे समय बाजार में उतार दी जब किसानों की फसलें आने वाली थी और दाम टूट गए, क्योंकि 94% किसान बाजार के हवाले। प्रधानमंत्री जी सिर्फ 6% उसके उत्पाद। अरे वो तो बार बार उदाहरण दे रहे हैं ना कि कोई दूध लेने आता है तो क्या वो गाय को लेकर जाता है, और आज उन्होंने अदरक जिंजर का उदाहरण देते हुए कहा कि कोई आपसे जिंजर खरीदने आएगा तो क्या खेती भी लेकर जाएगा। अभय दुबे जी, सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन जयंतो घोषाल अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, देखिए किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के किसान इसका पूरा लाभ ले रहे हैं, लेकिन टीएमसी की सरकार ने इसको रोककर क्यों रखा हुआ है पश्चिम बंगाल ने? पीएम ने आज ये सवाल भी पूछे। 70 लाख किसान वहां के वंचित हैं इस योजना से। देखिए, पश्चिम बंगाल में किसानों के लिए ममता बनर्जी के सरकार, ये जो बिल आया उसके बहुत पहले, और इसके साथ चुनाव का कोई संबंध नहीं है। पश्चिम बंगाल में 70% एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं और बंगाल में ऑलरेडी ममता बनर्जी ने हर किसानों के लिए 5,000 रुपीज करके घर घर पहुंच दिया गया है। और वो अभी बहुत बड़ा इशू बंगाल में है कि अभी जो किसानों का जो मुद्दा है उसमें प्रधानमंत्री जी अगर लोकतंत्र के हिसाब से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हम जो 3 बिल है उसमें नहीं झुकेंगे और उसमें हम विथड्रॉ नहीं करेंगे, रोल बैक नहीं होगा। देखिए, लोकतंत्र में शासक दल को झुकना पड़ना कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो याद करता हूं राजीव गांधी प्रेस बिल खुद पार्लियामेंट में आके कह दिया था कि हम विथड्रॉ कर रहे हैं। जो हमारे विरोधी दल हैं, मैं किसानों के हित में उनसे भी बातचीत करने को तैयार हूं, लेकिन जयंतोदा मैं आपसे ये पूछ रही हूं, ये 70 लाख किसान केंद्र की योजनाओं से क्यों वंचित हैं? किस बात का डर है सरकार को वहां पर? नहीं, बिल्कुल वंचित नहीं है। पश्चिम बंगाल में ऑलरेडी स्कीम है और वंचित ना करने के लिए ही डिमांड उठा रहे हैं, क्योंकि देखिए किसानों का जो रुख है, अगर उसमें ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का मूवमेंट नहीं था, ये तो किसानों का मूवमेंट है। और वो किसान अखंड अगर भारत आप मानते हैं तो पश्चिम बंगाल का भी किसान को आप किसान मान लीजिए ना। तो वो पश्चिम बंगाल के जो किसान हैं वो बहुत गरीब किसान है, जो ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको पता नहीं है पश्चिम बंगाल के लिए कितना जरूरी है। और जैसे अभय जी कह रहे थे कि आप सोच रहे हैं कि दलाल नहीं रहेंगे, लेकिन कॉर्पोरेट दलाल का जो डर है अगर उसको आप एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इतने दिन से जो चल रहा है जो मूवमेंट, कुछ तो कारण होगा। मतलब आप कहेंगे कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि हम बिल विथड्रॉ नहीं करेंगे। पार्लियामेंट सेशन बुलाइए, बातचीत में उसमें अमेंडमेंट का भरोसा दीजिए। तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में अगर आप चीफ मिनिस्टर से भी तो बात कर सकते थे पहले। अगर आप फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं, आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एक्सपर्ट से बात किए हैं, तो अभी आप ऑल पार्टी मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रतिपक्ष के साथ बात कर सकते हैं। तो ये बिल लाने के पहले आप जो होमवर्क किए थे वो फेडरल स्ट्रक्चर उस समय आपको याद नहीं था। तो अभी इस समय अगर विरोध कर रहे हैं ममता बनर्जी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री को असम्मान कर रहे हैं। ये भी तो बड़ा सवाल है जयंतोदा। ठीक है, आप अपनी बात को आगे पूरी कीजिएगा। ओपी धनखड़ साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनखड़ साहब, ये सरकार रिजिड क्यों है अपनी बातों पर? अगर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर या किसानों के बीच जाकर उनकी बातें सुनकर मनवाकर बीच का रास्ता निकल सकता है, तो आप लोगों ने एक लाइन क्यों खींच कर रखी हुई है कि नहीं भैया, हम जो कानून लाए हैं वही सबसे बेहतर है और हम किसानों को समझाने जा रहे हैं? 30 दिन हो चुके हैं। आपको लग रहा है कि अगर किसानों को बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो कम से कम एक कदम और आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है इस सरकार को? सरकार भी ऐसा लग रहा है कि अड़ी हुई है पूरे मामले पर। देखिए सर, नहीं, आप ये देखिएगा, सरकार ने एक एक बात बहुत ध्यान से सुनी है। सरकार ने बातचीत में जो भी किसानों ने कहा उसको स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा है
और सरकार आगे भी उसके आगे भी खुली है। इससे गजब मैं कहूंगा लचीलापन सरकार का, इसके इतना संवेदनशील होना ये बहुत गजब की बात है। और अभी भी आज प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि कोई भी सुधार हमको सुझाता है, हम नहीं मानते हमारी बुद्धि अंतिम है, कोई भी सुधार हमको सुझाता है हम उन सुधारों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो बीच में जो स्थितियां हैं वो भी आपको मालूम है कि बहुत सारे अंदेशे के आधार पर, भ्रम के आधार पर चीजें खड़ी की गई, जिनको स्पष्ट करने का प्रयास आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किया है, उससे पहले तोमर साहब ने भी किया है, उससे अपनी चिट्ठी में उससे पहले भी इन बातों को बताया जाता रहा है। क्योंकि ये सारा का सारा पहले भी मैं आपके यहां चर्चा में कह चुका हूं कि ये अंदेशे के आधार पर खड़ा किया हुआ आंदोलन है। संदेशा आज प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल क्लियर है और हमेशा सुधारों के लिए कितने भी सुधार इसमें और आ जाए उसके लिए तैयार हैं। सरकार का लचीलापन तो गजब का है। इसलिए अब जो बाकी लोग वहां हैं, जो वार्ता में जो किसान संगठन है, मैं कहूंगा सरकार का लचीलापन रहता तो बीच का रास्ता निकल चुका होता। धनखड़ साहब, सरकार को भी लग रहा है कि ऐसा मैसेज नहीं जाए कि हम झुक रहे हैं इस समय। नहीं, देखिए सरकार का इससे बड़ा झुकाव और क्या होगा। जितने संशोधन आए वो सब मान रहे हैं, उससे आगे भी ओपन है, जितने आ जाएं उतने आ जाएं। अगर सरकार अड़ती तो कहती है एक भी बात बदलेंगे नहीं, ऐसा सरकार नहीं कह रही है। 8 पॉइंट आए थे, 8 तोमर साहब की चिट्ठी में आपने देखे, आपने आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं। अभी भी सरकार कह रही है कि आगे कोई और है तो और ले आइए। सरकार के लचीलेपन में कोई कमी नहीं है। सरकार तो पूरी तरह से इस बात पर तैयार है कि जितनी भी अच्छाई आती है उस अच्छाई के लिए बिल्कुल सारी की सारी ठीक करेंगे, जोड़ेंगे, सारी शंकाएं मिटाएंगे। मतलब सरकार के प्रति आप ऐसे, मैं कहूंगा कि इससे गजब का मैं सरकार की संवाद बनाना मामला और इतनी गहराई से बनाना, एक मुद्दे को समझकर बनाना। और भरोसा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आंदोलन खत्म क्यों नहीं हो रहा है? देखिए जहां तक मैं मानता हूं कि किसानों के ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में आ गई है कि सारे के सारे सुधारों पर सरकार पॉजिटिव है। इसलिए जहां बात रुकी वहां बात यहां पर रुकी कि भी अब हम इस पे आगे बात नहीं करेंगे, क्योंकि सारे सुझाव तो स्वीकार कर लिए गए। इसलिए कौन है जो बात करने से रोक रहा है, उस पर जाने की जरूरत पड़ेगी। कौन से ऐसी शक्तियां हैं जो बात करने से आगे रोक रही है, उस पर जाना पड़ेगा। क्योंकि किसान जितना एजेंडा पंजाब से लेके चले थे या जहां से भी लेके चले थे कि भी हमारी मंडी समाप्त हो जाएगी, उसका जवाब दे दिया कि टैक्स आप लगा लेना, आपकी मंडी बराबर रह जाएगी, एमएसपी पे आप लिखित चाहते हो हम दे देंगे, वो हमने मान लिया। व्यापारी का रजिस्ट्रेशन आप कर लेना, आपको शक है कि व्यापारी भाग जाएगा, आपको लगता है कि एसडीएम न्याय करेगा तो सिविल कोर्ट में जाने की ऑप्शन दे दी है। सारी बातें, जमीन कोई ले लेगा उसको फिर से स्पष्ट कर दिया गया है। एक एक बात की इतनी स्पष्टता के बाद मुझे लगता है कि अब वहां विषय नहीं बचा था। तो उस नाते से ये जो डायलॉग बंद हुआ किसानों की तरफ से कि अब हम बात नहीं करेंगे, आप रद्द ही करिए, भाई ये कौन सी बात है। और मैं एक बात और देख रहा हूं इस आंदोलन में कि 3 कानूनों के आधार पर कृषि के पूरे आमूल चूल परिवर्तन की बात शुरू हो गई है कि सारा का सारा बदलाव इन्हीं के आधार पर हो जाए। सारा एजेंडा एक साथ पूरे देश में, कोई भी एग्रीकल्चर का एजेंडा कुछ भी हो सकता था, वो सब डिस्कस होने लगा है। और उसके साथ साथ एक बात और देख रहा हूं कि हमारे जो प्रवक्ता आते हैं वो बड़ी सुविधा से बात करते हैं। जब सेंटर से कुछ मांगना हो तो सेंटर पर जोर देते हैं कि सेंटर एमएसपी दे दे, सेंटर ये दे दे, सेंटर फसल बीमा दे रहा है, सेंटर किसान क्रेडिट कार्ड दे रहा है, सेंटर खाद की सब्सिडी दे रहा है। लेकिन जब कुछ उन पर लागू करने की बात आती है तो जाके स्टेट पे खड़े हो जाते हैं कि ये तो स्टेट सब्जेक्ट है, ये तो हमको करने देना चाहिए था। यानी सेंटर से स्टेट और स्टेट से सेंटर अपनी सुविधा से जाते हैं। ऐसा भी ठीक नहीं है। जब आप सेंटर से बहुत सुविधाएं मांग रहे हो तो सेंटर कुछ चीजें लेकर आएगा और अच्छाई के लिए, उनको भी स्वीकार कीजिए। ठीक है, अजय आलोक जी और मोहिनी मोहन जी, मैं आपके पास फौरन आ रही हूँ। रमनदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जल्दी से यहाँ पर जवाब देना चाहते हैं अभय दुबे जी, बोलिए। देखिए चित्रा जी, अभी ये जो बैठे हैं अजय आलोक जी, पूछिए ना, आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत व्याख्या की। उन्होंने नहीं अजय आलोक जी ने ठुकरा दिया लात मारकर। उन्होंने कहा सबसे गंदी फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने विश्व की सबसे अच्छी बताई थी। 26,000 करोड़ रुपए करीब 2016 से 2019 के बीच निजी कंपनियों के खातों में गया है। धनखड़ साहब, अगर ये नहीं करते तो वो किसानों के खातों में जाता, उसकी प्रीमियम राज्य सरकार देती, केंद्र सरकार देती और किसान देता है।
समर्थन मूल्य का मुझे लगता है आप भी समर्थन करते होंगे। क्यों नहीं हो सकता? देखिए, राज्य की मजबूरियां हैं, राज्य घोषित नहीं कर सकता अलग अलग, नहीं तो इंटर स्टेट जब किसान बेचने जाएगा तो परेशानी होगी। इसलिए केंद्र सरकार को तय करना चाहिए कि वो समर्थन मूल्य को कानूनी अधिकार किसान को दे दे। जल्दी से इस पर जवाब दीजिए धनखड़ जी, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में जाती हूं, जल्दी से। देखिए, मैं जिस राज्य से आता हूँ, कृषि मंत्री रहा हूँ, मेरे राज्य के किसानों ने जो प्रीमियम दिया था उससे 4 गुना उनको कंपनसेशन एग्रीकल्चर के इस बीमा से मिला है। मेरा किसान खुशहाल है, तो उस नाते से हमको इसका बेनिफिट है, देश भर के किसानों को इसका बेनिफिट है। एक हिस्सा केवल किसान देता है 1.5 से 2%, बाकी उसका प्रीमियम राज्य और केंद्र सरकार देती है और किसानों को इसका बेनिफिट हुआ है और किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। और यही बात तो हम इन बिलों में समझा रहे थे कि भाई इंटरस्टेट किसान बेचने जाएगा तो वो कानून केंद्र बनाएगा। आप एमएसपी पे जिस बात को मान रहे हो वही बात हम इस पर कह रहे थे कि हरियाणा के में अगर 0 कर दिया है और अगर राजस्थान में 0 नहीं है जो है मार्केट फीस, तो वहां कैसे बेचने जाएगा वो? उसको अगली फीस लग जाएगी, तीसरे राज्य जाएगा तो तीसरी फीस लग जाएगी। और इसलिए कॉन्क्रीट लिस्ट में ये है, इसीलिए यही बात कह रहे थे वो। आप एमएसपी पे उस बात को मान रहे हो आप, और इस बिल पर आप मना कर रहे हो। ये मनमर्जी। जिस दिन प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे ना, उस दिन मध्य प्रदेश की 47 मंडियों में एक भी अनाज का दाना खरीदा बेचा नहीं गया। जानते हैं आप, 140 मंडियों में कारोबार आधा रह गया है। ये राज्यों की हालत आगे होने वाली है। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। इससे आगे बढ़ते हुए बाकी मेहमानों को भी मैं चर्चा में लेकर आना चाहूंगी। ठीक है धनखड़ साहब, आपकी और अभय जी की बात हो गई, बहुत और भी दूसरे सवाल हैं, मैं आऊंगी। अजय आलोक जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे। अजय देखिए, जब सरकार की ओर से उदाहरण दिया जाता है केरल का, लेकिन बिहार को छोड़ दिया जाता है, बिहार के किसानों की क्या हालत है ये किसी से छिपी हुई नहीं है। तो जवाब तो बनता है, आपकी सरकार है वहां पर इतने सालों से, किसानों की बेहतरी के लिए वहां पर क्या किया गया? ऐसा है चित्रा जी कि सबसे पहली बात कि मेरे मित्र अभय दुबे जी जो हैं वो आधा पका हुआ खाना लेके आते हैं। पूरी जानकारी लेकर के आए और झूठा डेटा देना बंद करें कि मक्का नहीं खरीदा गया, ये नहीं खरीदा गया, किसान बहुत बदहाल है। जरा एक बार बताइए अभय दुबे जी, आज तक कभी सुना है कि बिहार के किसान ने आत्महत्या की हो या बहुत आर्थिक तंगी में हो गई हो? अकेला बिहार कृषि राज्य है जहां पे एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट 14.2% पिछले 1 मिनट बीच में मत बोलिए, सुनिए, मैंने आपको टोका नहीं था जब आप झूठ पे झूठ बोल रहे थे, मैंने आपको टोका नहीं था। सुनिए, झूठ आगे सुन लीजिए ना, बीच में टोकिए। 14.2% एग्रीकल्चर, अरे प्रमाण, आप झूठा डेटा लेके आए। मैं पहले भी आपको डिबेट पे बोल चुका हूँ, झूठा डेटा लेके आते हैं। 14.2% एग्रीकल्चरल ग्रोथ रही है। 1 मिनट, ये कांग्रेस की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, उसमें कमेंट बाद में करूं। अरे पहले बात तो सुनिए, अरे भैया बात सुनिए, बीच में क्यों बोलते हैं? आपको दिक्कत क्या है, बीच में क्यों बोलना? मेरी बात सुनिए ना। ये सही बात है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमने ठुकरा दी थी, लेकिन उसके आगे का बात आपने नहीं बताया, आधा पका खाना दे दिया। क्यों ठुकराई? क्योंकि बिहार फिर पहला राज्य था इस देश का जिसने 4 साल पहले मुख्यमंत्री बीमा योजना दी थी, जिसमें प्रीमियम सिर्फ 1% देना पड़ता है। तो इसकी तारीफ तो आपने नहीं की, लेकिन आपने कहा कि प्रधानमंत्री पर हमने लात मार दिया। ये आप आधा पका खाना खिलाते हो आप। बिहार में 3 कृषि रोड मैप हम लेके आए हैं, हर तरह का कृषि अवार्ड बिहार जीत चुका है। किसानों की आमदनी, सही बात है कि अभी देश में सबसे कम है, लेकिन 2005 के मुकाबले आज 2020 में किसानों की आमदनी में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। ये बात आप क्यों नहीं कहते हैं? 2 साल हमारे साथ सत्ता में रहे, तब तो आपको ये नीति हमारी बड़ी प्यारी लग रही थी। आज आप विपक्ष में हो गए तो कुछ और बोलते हैं। कितने बड़े दोगले लोग हैं आप। आप कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ जहर उगल रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की प्रथा इस देश में किसने शुरू की? महाराष्ट्र ने। दूसरा प्रदेश कौन था? प्रदेश पंजाब। सरकार किसकी थी? कांग्रेस। आज क्यों आप आज देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात होती है, उस पर आप चिल्लाने लगते हैं। दोनों राज्यों को कहिए खत्म करें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आप तो विधान परिषद में महाराष्ट्र में कानून नहीं पास होने दिया आप लोगों ने। रमनदीप सिंह जी, आप किसान नेता हैं, आपसे शुरुआत करते हुए आप अगले हिस्से की, सरकार की ओर से बार बार भरोसा दिलाया जा रहा है और आज तो राजनाथ सिंह ने स्वयं कहा कि दरअसल आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा कीजिए, उनकी सरकार किसानों के खिलाफ कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे आपके मन में आशंकाएं हों। प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा आप लोगों को क्यों नहीं हो रहा है? 1 रुपए का भरोसा नहीं है जी मोदी जी की बात पे। जब इलेक्शन हुए थे 2014 के, तो मोदी जी ने मेरे ख्याल 100 रैलियों में बोला था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से आपकी फसलों का दाम हम देंगे। 1 साल के बाद ही वेंट टू, जो इनकी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट में जाके एफिडेविट है, एफिडेविट में इन्होंने बोला कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से फसलों के दाम
हम किसानों को नहीं दे सकते। उसके बाद आप इन्होंने किया कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट बोलती थी कि C2 के ऊपर जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट होती है उसके ऊपर आप दो 50%, इन्होंने A2 प्लस FL के ऊपर दिया 50%, और इनकी जो प्रोपेगेंडा की मशीन है उससे इन्होंने सारे देश को ऐसा बोला कि हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट हमने लागू कर दी। अब जो इनकी है गवर्नमेंट और जो है मोदी जी, ये सीधा सीधा झूठ, स्पष्ट झूठ इन्होंने सारे देश को बोला, और उसके बाद ये बोलते हैं कि आप हमारे ऊपर थोड़ा इतबार करो। 1 रुपए का इतबार नहीं है जी। हम कोई, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, वी आर नॉट आस्किंग फॉर द मून। हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि जो सेंटर की सरकार, जो एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग की जो होती है कमीशन, हाँ, वो जो MSP का फैसला करती है, और जो MSP सेंटर की सरकार अनाउंस करती है, हमें वो दे दो। और MSP कोई ऐसा नहीं है कि उसके अंदर फार्मर्स का बहुत बड़ा फायदा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये है कि इतना पैसा तो किसानों की जेब में आना ही चाहिए। हम इतना बोल रहे हैं, जो मोदी जी बोल रहे हैं, इतने ट्वीट किए, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बोला, रेलवे मिनिस्टर ने बोला, सारों ने बोला, आज आप बोलो राजनाथ सिंह ने बोला, बहुत अच्छी बात है भाई। आप जो बात हमको बोल रहे हो, जो आप बात भाषण में बोल रहे हो, उसका आप हमको पार्लियामेंट में एक्ट ला के दे दो, हम अपने घर चले जाएंगे। हमें शौक नहीं है। नहीं, रमनदीप सिंह ठंड है। देश के हर एक किसानों का सम्मान करते हुए अगला सवाल मैं आपसे ले लेती हूं। आप पंजाब के किसान हैं। पंजाब में प्रति व्यक्ति आय साल 2000 तक लगातार पहली पंक्ति में रही थी। आज गिरते हुए वो 10वें स्थान पर जा पहुंचा है। यानी कि बीते 20 सालों में ऐसा कुछ हुआ। मोदी सरकार तो 20 सालों में थी नहीं। आगे बढ़ते हुए दक्षिण के फसलों में, जैसा कि केरला का उदाहरण दे रहे थे यहां पर अभय दुबे जी, वहां पर फसलों में विविधता है। अगर MSP को लागू कर दिया गया तो पंजाब हरियाणा के किसानों का विरोध अपने आप में महत्वपूर्ण है, और यकीनन सरकार की ओर से भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं ताकि बीच का रास्ता निकाला जा सके। लेकिन देश की संसद से अगर कोई कानून पास हुआ है, इतने सारे सांसदों को, मंत्रियों को और नुमाइंदों को भेजकर इसीलिए भेजा जाता है संसद में ताकि वो वहां पर देश की बेहतरी के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए या दूसरे हिस्सों की बेहतरी के लिए कानून बना सके। लेकिन आप लोगों को भरोसा नहीं है। मेरा सवाल आपसे यह है, देखिए पंजाब हरियाणा की या फिर उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के किसानों को हम छोड़ दें तो देश भर से आप लोगों को समर्थन किसानों का कहां मिल रहा है? आप एक बार आप ऐसा करो, वैसे तो आपका जो चैनल है उसको मेरे ख्याल से मतलब अलाउ नहीं करते ये भी, जो ये जो है ना सिंगू बॉर्डर के अंदर आने के लिए। लेकिन आप एक बार आओ और आके आप देखो कि वहां पे है और जो स्टेट्स हैं उसके फार्मर्स हैं या वहां पे नहीं है, तो एकदम बात स्पष्ट हो जाएगी। और अगर आप ये बोल रहे हो कि हमें और स्टेट्स का समर्थन नहीं है, बीजेपी बोल रही है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने देश के तमाम हिस्सों के किसानों से बातचीत की है और यहां पर 9 करोड़ से अधिक किसान के परिवार वालों को फायदा दिलाने के लिए 18,000 करोड़ रुपए उनके खाते में डाले गए हैं। और मैं आपसे बहुत विनम्रता से बात करते हुए रमनजीत सिंह जी, आप किसान हैं, किसान नेता हैं, सिंधु बॉर्डर या कहीं भी देश के पत्रकार को कहीं भी जाने की इजाजत है और हम लोग आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए ही आपको यहाँ पर मेहमान के तौर पर बुलाए हैं। आपका पूरा सम्मान है सर, आपका पूरा सम्मान है और आपकी बात भी महत्वपूर्ण है। मैं भी आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, देखो हम कोई ज्यादा बात तो, हम कोई चीज नहीं मांग रहे फालतू। हम इतना बात बोल रहे हैं कि 100 रुपए हमारी लागत है, उसके ऊपर स्वामीनाथन रिपोर्ट ने जो बोला था कि 50% इनपुट कॉस्ट के ऊपर जो C2 कॉस्ट है उसका आप हमें लॉ बना के दे दो, हमको वो दे दो। और ये बात हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं मोदी जी, वो इतनी बार बोल चुके हैं, मैंने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी, हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दी, वो एकदम नहीं हुई। हम इतना बोल रहे हैं, हमें आप इस चीज की गारंटी दे दो, हम अपने घर जाएं। हमें कोई शौक थोड़ा इधर बैठने का, वो सिर्फ इतनी सी बात है। हम तो कोई एक्स्ट्रा बात नहीं मांग रहे हम। अगर कोई हलवाई भी है ना जी मेरी सुनो बात, अगर कोई हलवाई भी है, उसका जो होता है ना समोसा, अगर उसकी होती है लागत होती है 8 रुपए, तो वो उसके ऊपर अपने लगाता है 2 रुपए, फिर हमको 10 रुपए का देता है। अब हमारी 8 रुपया तो हमारी लागत है। अब अगर हमें 8 रुपया भी आप हमको नहीं दोगे तो बताओ कोई इंसाफ है ये? ठीक है, आपके जो सवाल हैं ओपी धनखड़ जी उसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले मोहिनी मोहन मिश्रा जी, अब आपका रुख करते हुए, अलग अलग किसानों की अलग अलग बातें हैं, लेकिन इनका यह कहना है कि देश भर के दूसरे हिस्सों के किसानों का भी समर्थन अभी जो प्रदर्शन चल रहा है उसे हमें हासिल है। इस पर आपकी टिप्पणी में चाहूंगी, क्योंकि आप
नेशनल सेक्रेटरी है भारतीय किसान संघ के, क्या पक्ष है आपका? देखिए, भारतीय किसान संघ देश में करीब 550 जिलों में काम करता है। 1 लाख गांव तक उनका काम है। वस्तु स्थिति क्या है हमको पता है। जैसे यहाँ बताया गया कि केरल में क्या मसाला, रबर वगैरह खेती होता है, वो धान खेती होता है, वो नहीं बताए। वहां धान आज भी मंडी नहीं है, फिर भी 2500 रुपया 2600 रुपया में किसान बेच पा रहा है, वो नहीं बताया गया। मंडी का जो समस्या है, अगर मंडी में कुछ समस्या है, वो पंजाब हरियाणा का कुछ समस्या है, वो पंजाब हरियाणा देखे, ये कानून देश के लिए है। हम तो और भी ऑप्शन चाहते हैं, मांग करते हैं सरकार के सामने से। ये वनवासी जो किसान है उनके लिए अलग चेन बने, मॉल बने। हम जो चाहते हैं जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं उनके लिए भी अलग मार्केट बने। हम ये भी चाहते हैं जो 22,000 ग्राम जो छोटे छोटे बाजार को सरकार 2018-19 बजट में पैसा दिए थे 2000 करोड़ कर्पस पर, उसको भी डेवलप करे तो किसान को पर्याप्त ऑप्शन मिले। सब्जी कहाँ बेचेगा वो अलग है, मसाला कहाँ बेचेगा अलग है, संतरा कहाँ बेचेगा अलग है, अदरक कहाँ बेचेगा अलग है, और धान गेहूं कहाँ बेचेगा अलग है। तो ये सारी जो विषय है, देश बड़ा है। 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में 1000 किस्म की खेती होता है। पंजाब हरियाणा में तो 1-2 खेती और उसमें एक प्रकार का खेती होता है। उनके समस्या कुछ अलग है। चंडीगढ़ में बैठे, चंडीगढ़ में सरकार के साथ बात करे, केंद्र की सहायता है, समाधान निकाले। मगर देश के किसान चाहता है कि जैसे आप तो चित्रा जी मीडिया के लोग हैं, जब रेडियो आया लोग बोले अखबार बंद हो जाएगा, जब टीवी आया लोग बोले रेडियो अखबार बंद हो जाएगा। मगर सारे ऑप्शन खुले हैं। आपको अखबार पढ़ना है पढ़ो, रेडियो पढ़ना है पढ़ो, टीवी देखो, इंटरनेट में जाओ। ऐसे मंडी भी चले, बाहर भी कोई सिस्टम बने कि किसान वहां जाके बेचे। 22,000 ग्रामीण हाट का इंप्रूवमेंट हो, ट्राइबल किसान के लिए भी व्यवस्था हो और जैविक किसान के लिए भी व्यवस्था हो। सारी ऑप्शन धीरे धीरे किसान के लिए खुलना चाहिए। देश भर में किसान बैठे हैं। ये तो ऐसे राजनेता बोलते हैं ना, हमको गन्ना खिलाओ, काट के खिलाओ, काटने के बाद फिर बोलेंगे कि हमको जोड़ के खिलाओ। ये नहीं चलता है। हम तो अभी रमनदीप सिंह जी ने जो बातें कही हैं 20-30 साल से ये मांग हम उस कर पर रहे मोहिनी थे। मिश्रा जी आपका इस क्या विषय जवाब को होगा? आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये देश का कानून है। वो भी किसान नेता हैं, आप भी किसान नेता हैं, इतना बड़ा संघ है, उन्होंने भी कुछ सवाल उठाए हैं, उस पर क्या जवाब होगा फिर आपका, मोहिनी मिश्रा जी? हेलो जी मोहिनी मोहन मिश्रा जी, मेरा सवाल यह है कि अभी रमनदीप सिंह जी ने भी बहुत सारे सवाल उठाए हैं, मैं चाहूंगी उसका भी जवाब दीजिए, क्योंकि किसानों के अलग अलग रुख इस पूरे मामले में सामने आ रहे हैं। तो एक तरह का जो आम जनता है उसमें भ्रम की स्थिति, देखिए इस देश के किसानों के साथ हर एक नागरिक खड़ा हुआ है, लेकिन भ्रम की स्थिति अगर कहीं पर भी पैदा हो रही है तो वो आपकी या रमनदीप जैसे नेताओं की ही जिम्मेदारी है कि वो इस भ्रम को दूर करें। तो अभी अभी जो बातें रमनदीप सिंह जी ने कही है उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी। देखिए, रमनदीप जी कोई गलत बात नहीं किए हैं। वो पंजाब हरियाणा किसानों की समस्या है, और ये जो यहाँ किसान नेता बैठे हैं, किसान उन्हीं क्षेत्रों के किसान के हित के लिए बैठे हैं। और दूसरी विषय है क्योंकि इस संगठनों का पहुंच केरल तक नहीं है। केरल से वो सहायता लेंगे कांग्रेस का या वामपंथियों का। अब ये इसलिए राजनीतिक नेता यहाँ घुस के पर्दे के पीछे अपना हथकंडा चला रहे हैं। अगर केरल का बात आ रहा है, बिहार का बात आ रहा है, बिहार का लीची भी होता है, सिर्फ मक्का नहीं होता है। लीची किसान क्या चाहता है उनको पूछ लीजिए ना किसान को। तो मैं बोलता हूं ये जो समस्या है जो रमनदीप उठा रहे हैं वो एक सीमित किसानों का, सीमित क्षेत्र का समस्या है, और खेती किसान राज्य सरकार का विषय है। वहां बैठकर चर्चा करके निर्णय ले ले। पंजाब सरकार तो कोई कानून भी निकाला था, कहाँ हो गया वो कानून? चित्रा जी उसको लागू करे अगर वो अच्छा कानून बोल लीजिए। अभय दुबे जी, पंजाब सरकार पर ये सारे सवाल जाकर टिक जा रहा है और विपक्षी नेताओं पर कि दरअसल किसानों को बरगलाने का काम विपक्ष ज्यादा कर रहा है, वरना सरकार और किसान आपस में बातचीत करके बीच का रास्ता तक निकाल चुके होते। अरे अगर ऐसा होता चित्रा जी तो फिर उत्तर प्रदेश के किसानों को 50-50 लाख के नोटिस नहीं देती सरकार आंदोलन में शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश में 40-40 वन विभाग के अधिकारी किसान नेताओं के घर पर छापा मारकर प्रकरण दर्ज नहीं करते। मैं एक सवाल सिर्फ धनगढ़ साहब से पूछना चाहता हूं, ये बताइए सीएसीपी में आपकी सरकार ने, और बहुत अच्छा रमनदीप सिंह जी ने सवाल खड़ा किया स्वामीनाथन कमीशन का। यह स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में हरियाणा सरकार ने कहा है
कि उनके यहाँ जो लागत मूल्य है स्वामीनाथन आयोग के अनुसार वो 2162 रुपए आती है धान की, और सरकार क्या मानती है? मोदी सरकार 1245 रुपए वो A2+FL से मांगती है। चलिए इस पर जल्दी से मैं जवाब ले लेती हूँ, ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। आप तो धनखड़ साहब पूर्व कृषि मंत्री भी हरियाणा के रह चुके हैं, जवाब दीजिए अभय दुबे जी ने जो आरोप लगाए हैं, जल्दी से सर। देखिए सीएसीपी जो कैलकुलेशन करता है, अभी दुबे जी अच्छे से जानते हैं, वो देश भर के आंकड़ों पर करता है। हरियाणा और पंजाब में जमीनों की कीमतें ज्यादा हैं तो वहां खेती की लागत भी ज्यादा है, और राज्य सरकारों को इसका रुख करना चाहिए। जिससे हरिमोहन जी कह रहे थे कि राज्य सरकारें मक्का नहीं खरीद रही है, पंजाब में गन्ने का भाव कम दे रही है, हरियाणा से 30 रुपए, ये वहां पर तो कुछ करते नहीं है, यहाँ आकर बैठे हुए हैं जहां। ठीक है, कुल मिलाकर तमाम नेताओं की बातों से यही लगा है अब तक कि ये बातचीत का दौर जो है एक तरफ जारी है, लेकिन दूसरी तरफ पूरे मामले पर राजनीति भी जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है बीच का रास्ता कैसे निकालेगी सरकार, ताकि किसान भी खुशी खुशी अपने घर पर वापस जा पाए और सरकार की बात भी रह जाए जो बार बार समझाने की कोशिश खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सामने आकर की जा रही है।